Hello, my dear friends and students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are healthy, wealthy and wise. This is Shamshad Alam. I am here with new topic after a long period of time. बहुत दिनों के बाद मैं एक न्यू चैप्टर लेकर के एनसीईआरटी बुक इंग्लिश बुक का लेकर के आया हूँ और जेएससी का यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का 11th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी संदर्भ में बच्चों का डिमांड था कि सर आप इंग्लिश एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स का आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए यूट्यूब में। तो मैं उसी सिलसिले में एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ एक चैप्टर का, द टेल ऑफ मिलन सिटी, जो कि 11th क्लास बुक का है एनसीईआरटी का। However, this chapter benefits both CBSE students and NCERT students as well, right? दोनों को ये फायदा करेगा। सो देर न करते हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि द टेल ऑफ मिलन सिटी जो चैप्टर है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थीम है और किस तरह के क्वेश्चंस जेएससी में यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल में आने वाले हैं। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि जो मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि इससे बाहर नहीं पूछता है एग्जाम में। क्योंकि मैं ओवरऑल वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो इम्पोर्टेंट थीम जो इस चैप्टर से निकल के आएगा उसको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, राइट? So before starting this video, I would like to request please subscribe, share and hit the bell icon of my channel। आपको पता है मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। This becomes English English means English English, right? तो चैनल का नाम हमने अपने YouTube चैनल का नाम बदल दिया है, उसका नाम है इंग्लिश इंग्लिश। तो देर न करते हुए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि चैप्टर जो है वो द टेल ऑफ मिलन सिटी, द टेल ऑफ मिलन सिटी क्लास 11। चैप्टर का बैकग्राउंड थोड़ा सा आप जान लीजिए। यू नीड टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर। और ये चैप्टर जो है दिस इज रिटन बाय अ ग्रेट राइटर और ग्रेट ऑथर ऑफ इंडिया। आपको पता है विक्रम सेठ, राइट? यहाँ देख रहे हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ है कौन? विक्रम सेठ इज एन इंडियन राइटर, इंडियन ऑथर। और विक्रम सेठ जो है वो नॉवेल भी लिखते हैं और साथ ही साथ उन्होंने पोइट्री भी लिखा है, ठीक है? आपको अभी रिसेंटली 2020 में यानी लॉकडाउन के टाइम में आपने एक मिनी सीरीज देखा होगा बीबीसी चैनल पे। बीबीसी जो चैनल है, टेलीविजन चैनल है, उसमें एक मिनी सीरीज चल रहा था अ सुटेबल बॉय, ठीक है? तो जो सुटेबल बॉय है ये इन्हीं का लिखा हुआ एक ग्रेट और मास्टर नॉवेल है अ सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। उसी को मिनी चैनल मीन्स मिनी सीरीज बना करके बीबीसी चैनल वालों ने उसको चलाया था, ठीक है? इनके और भी है, द गोल्डन गेट है, इस तरह के नॉवेल्स हैं। ये जो है द टेल ऑफ मिलन सिटी, चलिए हम लोग इस पे देखते हैं कि आखिर ये चैप्टर क्या कहता है, क्या इसमें मैसेज है, क्या थीम है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो समरी थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश किया हूँ, उसके बाद हम लोग फिर एमसीक्यू करेंगे। क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर का फ्लैशबैक, चैप्टर के थीम, चैप्टर का मैसेज आप जानेंगे, समरी जानेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है? द टेल ऑफ मेलन सिटी इज अ पोएम by Bikram Seth. I have already told you this chapter has been written by Bikram Seth, and Bikram Seth belongs to Calcutta. Nowadays it is called Kolkata. You know very well. आज हम लोग कोलकाता कहते हैं, बट पहले ये कलकत्ता था। In which he mocks, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, mocks एनी गवर्नमेंट सिस्टम। यानी इस चैप्टर के माध्यम से विक्रम सेठ जो है कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम को मॉक किए हैं, यानी उसका मजाक उड़ाए हैं, इनडायरेक्टली वो सेटराइज किए हैं, व्यंग किए हैं एक तरह से। थ्रू द मेलन सिटी, यानी इस चैप्टर के थ्रू से द पोएट रिप्रेजेंट्स एनी नेशन whose policies are on the basis of superstitions and old age beliefs। यानी विक्रम सेठ कहते हैं कि कोई भी जो गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है, अगर वो सुपरस्टिशंस के अंदर हो या फिर ओल्ड एज बिलीफ हो, तो उसका स्थिति और कंडीशन क्या हो जाएगा, वहाँ के रूलर्स कैसे हो जाएंगे, वो ये कहते हैं। द पोएम नरेट्स हाउ द सिटी फाउंड इट्स न्यू किंग। ये जो पोएम है ये नरेट्स करता है, बताता है हमें रीडर्स को कि कैसे एक जो सिटी है
वो नए किंग को प्राप्त करता है। नया किंग वो कैसे बनाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, और वो किंग कौन हो जाता है, मेलन। यानी मेलन एक फ्रूट है, आपको पता है। तो एक फ्रूट जो है कैसे किंग बन जाता है ना, इसी को रिवील करता है ये पोयम, द टेल ऑफ मेलन सिटी। द स्टोरी अनफोल्ड्स एज देयर किंग ऑर्डर्स to have an ark built which turned out to be too low। यानी ये स्टोरी जो है अनफोल्ड करता है, यानी रिवील करता है, अनकवर करता है कि कैसे उसका किंग जो है, सिटी का किंग ऑर्डर करता है कि एक आर्क बिल्डिंग बनाया जाए, एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया जाए, ठीक है। और वो जो बिल्डिंग बनाने के लिए ऑर्डर देता है तो कैसे वो बिल्डिंग छोटा हो जाता है, टू लो बन जाता है, यानी छोटा बन जाता है। इट हिट द किंग्स हेड रिजल्टिंग इन द फॉलिंग ऑफ हिज क्रॉन। और उसका रिजल्ट क्या होता है, जब वो आर्क छोटा बन जाता है, वो बिल्डिंग छोटी बन जाती है, तो जब किंग वहां पे जाता है तो उसका जो क्रॉन होता है, सर का जो ताज होता है, वो नीचे गिर जाता है, और इससे द किंग गॉट इंसल्टेड। ठीक है। अब किंग क्या करता है, द किंग कंसिडर्स इट अ डिसग्रेस एंड ऑर्डर्स फॉर द चीफ ऑफ द बिल्डर्स टू बी हैंग्ड। किंग को लगता है कि ये तो डिस्ग्रेस है, ये अपमान की बात है कि मेरा क्राउन गिर गया नीचे, तो जिसने बनाया है जो बिल्डर को, उसको बुलाया जाए, उसको फांसी दी जाए, ऐसा ऑर्डर देता है वो। ठीक है। इट इज देन फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। उसके बाद से तो कहानी शुरू हो जाती है एक सीरीज में, एपिसोडिक बन जाती है वो। एपिसोडिक ऐसे बन जाती है क्योंकि अब वो बिल्डर को बुलाएगा, बिल्डर फिर कुछ अपनी बातों को रखेगा, फिर वो मेसन को बुलाया जाएगा, यानी मिस्त्री लोगों को, वर्कमैन को बुलाया जाएगा, फिर वो अपनी बातों को रखेगा। इस तरह से कई चीजें जो है ट्रांसफर होती है, यानी नो वन इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। वो कोई भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि सब ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि नहीं मेरी गलती नहीं है माय लॉर्ड, उसकी गलती है, उसकी गलती नहीं उसकी गलती है ना। ये चीजें यहाँ पे चैप्टर में दिया हुआ है। और आयरनिकली ये है कि किंग रेडी भी हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ आप सही बोल रहे हैं, चलिए फिर उसको बुलाया जाए। फिर वो भी आके सफाई देता है, तो उसको भी किंग बोलता है, हाँ आप सही बोल रहे हैं, चलिए उसको बुलाया जाए। इस तरह की चीजें। ओके। बहुत डिटेल में चैप्टर को जाने की जरूरत नहीं है, अभी एमसीक्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू इवन यू शुड गो थ्रू द चैप्टर वंस और ट्वाइस। एक दो बार आप खुद पढ़िए चैप्टर को, देन यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके। तो फाइनली यहाँ होता क्या है इस चैप्टर में कि अ नूज, है ना, नूज आपको पता होगा, रस्सी को कहते हैं हम, और वैसी रस्सी जो फंदा बनाया जाता है जिससे फांसी दी जाती है। तो एक न्यूज तैयार किया जाता है, बिल्ड किया जाता है, टू डिटरमिन द गिल्टी एंड द ओनली वन टू फिट द न्यूज। और लास्ट में उन्होंने एक डिसीजन लेते हैं वो लोग कि एक न्यूज बनाया जाए, एक फंदा बनाया जाए, और उसमें उसी को फांसी दिया जाए जो उसमें फिट हो जाए, यानी जिसकी गर्दन उसमें फिट हो जाएगी। ठीक है। हाउ रिडिक्यूलस द सिस्टम एंड प्रोसेस टू बी पनिस्ड। इसीलिए इसको हम मोकरी कह रहे हैं, इसको हम ह्यूमरस पोयम कह रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है, इज द जस्ट एंड प्लिसिड किंग। और एक ऐसा हो जाता है कि जो किंग है हमारा, इस चैप्टर में जो किंग है, उसको बोला गया है कि ही इज जस्ट एंड प्लेसिड, यानी वो क्या है, वो जस्ट एंड प्लेसिड है। ठीक है। अब यहाँ जस्ट एंड प्लेसिड क्या है, जस्ट जो है, ये जो वर्ड देख रहे हैं आप जस्ट, ये जस्टिस से बना है। ठीक है। ये जस्टिस से बना है। और प्लेसिड का मतलब होता है काम, यानी जो शांत स्वभाव का हो। ये भी एक रिडिक्यूलस स्टेटमेंट ऑफ फ्रेज है, क्योंकि किंग जो है वो शांत स्वभाव का नहीं है। ठीक है। वो एंग्री है, एनॉयड हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक फ्रेज यूज किया गया है, पेटेंट सेंटेंस यूज किया गया है इस चैप्टर में, कि किंग जो है वो जस्ट है और प्लेसिड है, यानी वो न्याय प्रिय है, वो न्याय करता है, जस्टिस करता है, और साथ ही साथ वो काम है, यानी शांत है, शांत स्वभाव का है। और उसका न्याय भी जो है वो रिडिक्यूलस है, ह्यूमरस है। क्यों? क्योंकि उसका न्याय देने का प्रोसेस भी है डिफरेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज और स्टूडेंट्स, यू नीड टू नो फ्रॉम दिस चैप्टर कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो सजा है वो खुद किंग को ही भुगतना पड़ता है, और किंग को ही फांसी पे लटकाया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद से सारे जो सीनेटर्स होते हैं, यानी जो दरबारी लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं अब नए किंग को हम कैसे बनाएंगे,
तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग एक डिसीजन लेते हैं कि जो गेट से यानी किंगडम के गेट से जो फर्स्ट व्यक्ति जाएगा उसी को हम पूछेंगे कि किंग किसको बनाया जाए। तो कोइंसिडेंटली उस दिन फर्स्ट व्यक्ति जो था वो मेलन बेचने वाला यानी मेलन सेलर था, यानी वो फ्रूट बेचने वाला था, वो जा रहा था। तो ये लोग जा करके पूछते हैं कि किंग किसको बनाया जाए। तो वो फ्रूट सेलर, चूंकि उसको पसंद क्या है, मेलन पसंद है, क्योंकि मेलन का बिजनेस करता है, मेलन का खेती करता है, तो उसके मुंह से निकलता है कि मेलन। तो सारे दरबारी और सारे महामंत्री मंत्री लोग मिल करके मेलन को रिस्पेक्टफुली क्राउन पहनाया जाता है, उसको सिंहासन में बैठाया जाता है। उस दिन से उस सिटी का किंग कौन बन जाता है, फ्रूट मेलन, यानी वो मेलन फल बन जाता है उस सिटी का किंग। ये है स्टोरी। और हम लोगों ने देखा कि मोकरी हम इसको क्यों बोल रहे हैं, सेटराइज इसको क्यों बोल रहे हैं, व्यंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब किंग और उसके जो साथी मंत्री होते हैं, अगर वो उसके पास इस तरह के पॉलिसीज होंगे, इस तरह के प्रोसेस होंगे किसी भी सिलेक्शन का, इलेक्शन का, तो वहाँ का किंग ऐसा ही कोई भी बन जाएगा, राह चलते कोई भी बता देगा कि उसको बनाया जाए। तो ये मोकरी है, ठीक है। रिटन बाय विक्रम सेठ, एन इंडियन ऑथर। ओके, अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द जॉनरा ऑफ द टेल ऑफ मिलन सिटी, यानी इस मिलन सिटी का जॉनरा क्या है। जॉनरा का मतलब होता है शैली, यानी किस टेक्निक से इसको लिखा गया है, राइट। तो यहाँ ऑप्शन है थ्रिल, ह्यूमरस, आयरनिकल या फिर बोथ बी एंड सी। तो अभी मैं स्टोरी को किस वे में बताया आपको, आई हैव ऑलरेडी समराइज्ड बिफोर योर आइज रिसेंटली। तो उसका वे क्या था, बिल्कुल कॉमेडी टाइप का था वो, है ना, कॉमिक रिलीफ है एक प्रकार का। तो यहाँ पे थ्रिलर तो होगा नहीं, सबसे पहले ये इसको आप रॉन्ग कर दीजिए। ह्यूमरस, बिल्कुल ह्यूमरस होगा, ठीक है। आयरनिकल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है। किंग अपने आप को प्लेसिड और जस्ट मान रहा है, यानी एकदम नया देने वाला और एकदम काम, लेकिन वो नया उसका आयरनिकल है, यानी जस्ट अपोजिट है, आयरनी है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा, राइट। बोथ बी एंड सी इज करेक्ट आंसर। Okay, let's see the next question. The Tale of Milan City is written by. It's a very, everyone knows about this. क्योंकि already I have told you and you have already studied the lesson, so you know very well who has written this lesson. And I have told you this lesson has been written by an Indian author, a great Indian author, Vikram Seth. तो इसमें अमितो घोष तो है नहीं, अरुंधति रॉय तो आपको पता है, अरुंधति रॉय जो गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग लिखी है, ग्रेट नॉवेल, और उस नॉवेल की वजह से इन 1997 शी हैज गॉट मेन बुकर प्राइज, ठीक है। तो आंसर इज सी, विक्रम सेठ। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम लोग थर्ड देखते हैं। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द किंग। अब जो राइटर है विक्रम सेठ इस चैप्टर में किंग को किस तरह से डिस्क्राइब किए हैं, what is the characteristic, a special characteristic of king। तो आपको पता है, हम लोग ऊपर पढ़े हैं just and placid, ठीक है, just and placid। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, what did the king order to be constructed। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि किंग जो है इस चैप्टर में क्या चीज को कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर देता है। तो हम लोग को पता है टॉम तो है नहीं, एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं अगर आपको डाउट है ऑप्शंस में। तो आप देखिए कि क्या नहीं हो सकता है, तो टॉम तो होगा नहीं, फुट स्टेप तो होगा नहीं, बिल्डिंग और आर्क होगा। तो बिल्डिंग और आर्क में आर्क इज वन, आर्क इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, What was the purpose of the construction ordered by the king। है ना, उसका पर्पस क्या था, पर्पस यही था कि वो लोगों को, यानी जो उस बिल्डिंग को, उस आर्क को देखे, उसका मोरालिटी चेंज हो जाए किंग के प्रति, और उसका किंग का जो रिस्पेक्ट है, प्रेस्टीज है, वो बढ़ जाए, इजाफा हो जाए उसमें, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, टू किंग अ लेगेसी,
ये तो है नहीं। टू सॉलिडिफाई द किंग्स रूल, ये तो ऑलरेडी किंग्स का रूल हो ही रहा है, तो ये भी होगा नहीं। ठीक है। और टू इम्प्रूव व्यूअर्स मोरली मोरालिटी उसकी होगी, ये सही हो सकता है। चल, लेकिन एक और हमारा ऑप्शन है डी, उसको देखते हैं। टू कैरी आउट अ रिचुअल, रिचुअल की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग रोड डाउन द थ्रू फेयर। आपको बताया मैंने समरी में इस चैप्टर का, जब किंग जो है उस बने हुए आर्क को, बिल्डिंग को देखने के लिए जाता है, एक बार रिव्यू करने जाता है, तो वहां पे क्या होता है, व्हाट हैपेंड विद द किंग। तो आपको पता है किंग के साथ क्या होता है। अब ऑप्शन देखते हैं। द क्राउड चीयर्ड, क्राउड चीयर करता है। चलिए अभी इसको मैं पॉसिबिलिटी में ले लेता हूँ। नो वन वॉज इम्प्रेस्ड, कोई भी इम्प्रेस नहीं हुआ, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि किसी दूसरे से इम्प्रेस होने की यहाँ पे बात ही नहीं है। किंग को इम्प्रेस होना है जो आर्क बना है। द किंग्स क्राउन फेल, यानी किंग का जो क्राउन था, ताज था, है ना, वो गिर गया। और दिस वन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव आफ्टर द इंसिडेंट। अब वो जो इंसिडेंट होता है, फॉलिंग ऑफ क्राउन फ्रॉम द किंग्स हेड, तो उसके बाद व्हाट डिड द किंग ऑर्डर, किंग क्या ऑर्डर करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ही ऑर्डर वर्कमैन टू बी हैंग्ड, क्या वो वर्कमैन को डायरेक्ट बुला लेता है और उसको बोलता है कि इसको फांसी दी जाए। या फिर ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, क्या वो बिल्डर को बुलाता है और कहता है कि उसको फांसी दी जाए, उसकी गलती है। ही ऑर्डर टू शमन द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को वो शमन करता है, बुलावा भेजता है। ही ऑर्डर टू गैदर ऑल पीपल, देखिए ऑल पीपल की यहाँ तो बात ही नहीं है। सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसको आप क्रॉस कीजिए। अब बचता है 3, तो उसमें से सबसे पहले किसको बुलाया गया था, तो सबसे पहले चीफ ऑफ द बिल्डर्स को बुलाया गया था। ठीक है, तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ द बिल्डर्स। ओके, लेट्स सी, लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8 and we will find what the question number 8 asks. What reason did the workman give to the king, यानी कौन सा रीजन जो वर्कमैन है वो किंग को देता है। ठीक है, किंग को आखिर कौन सा रीजन देता है कि मैंने मेरी गलती नहीं है, मैंने ये नहीं बनाया है, मैंने ये नहीं, तो उसका रीजन क्या था। तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड द लेसन, तो हम लोग इस लेसन को, इस पोएम को पढ़े हैं, तो हमें पता है कि वो क्या कहता है। इंस्ट्रक्शन गिवन वर रॉन्ग, ये बोलता है, नहीं ये नहीं बोलता है, ये गलत है। टाइम प्रोवाइडेड वाज लेस, नहीं ये भी गलत है। ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज, और चेंज वर मेड एट द लास्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों होने की संभावना है ना, बोथ आर प्रोबेबली करेक्ट, लेकिन हमें इस दोनों में से एक को अगर चुनना होगा तो हम किसको चुनेंगे। तो चेंज वर मेड एट द लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में 11th आवर में किंग खुद उसमें इम्प्रूवमेंट की बात किया था। ठीक है, इसलिए तो किंग को सजा होती है लास्ट में, किंग को हैंग किया जाता है, फांसी दी जाती है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी के तरफ जाएंगे तो ये भी सही है, क्योंकि ब्रिक्स उसके छोटे थे ये बोला जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ये फैक्ट नहीं है, राइट। तो हम डी ऑप्शन को जाएंगे, करेक्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, चेंज वर मेड एट द लास्ट पॉइंट। और इसी सेंटेंस से, इसी डिसीजन से किंग को गिल्टी माना जाता है, उसको दोषी माना जाता है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड द अमेंडमेंट्स, यानी आर्किटेक्ट के अनुसार से लास्ट टाइम में 11th आवर में अमेंडमेंट किसने किया था। तो हम लोग को पता है किसने किया था, द किंग, राइट, किंग ने किया था। और इसी वजह से तो उसको क्या किया गया, हैंग किया गया। ओके, लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। और वंस अगेन आई वुड रिमाइंड यू कि ये जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर का, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए इसको रट लीजिए, इसको समझ लीजिए और 3-4 बार इस वीडियो को देख करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए,
खास करके एनसीईआरटी जो जेएससी का एग्जाम देने वाले हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एग्जाम देने वाले 11th के स्टूडेंट को ये मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, राइट। और अगर इस वीडियो का लाइक शेयर ज़्यादा होगा तो फिर मैं अगला चैप्टर लेकर के आऊँगा, ठीक है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 11th सीबीएसई एज वेल एज एनसीईआरटी, राइट, बोथ स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आफ्टर रीडिंग द टेल ऑफ मेलन सिटी, यानी इस मेलन सिटी पोएम को पढ़ने के बाद, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग, यानी किंग के बारे में किस तरह का ओपिनियन आपके दिमाग में बनता है, राइट। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ही वॉज जस्ट किंग, वह एक किंग था केवल। ही वॉज अ रूल अबाइडिंग किंग, क्या वो रूल रेगुलेशन नॉर्म्स को मानने वाला किंग था। अबाइड का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। ही वॉज अ फुलिश किंग, क्या वो मूर्ख किंग था। या ही वॉज अ वाइज किंग, वाइज किंग तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि वाइज ऐसी कोई बात ही नहीं उसमें। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एट मोस्ट करेक्ट आंसर, क्योंकि वो फुलिश था ओवरऑल, वरना वो खुद के ऑर्डर पे खुद फांसी में नहीं चढ़ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स सी, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द पब्लिक ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के पब्लिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो क्या है, देयर पीस एंड लिबर्टी, हाउ द स्टेट इज रूल, या फिर देयर वेल्थ, या देयर इन्वॉल्वमेंट इन स्टेट डिसीजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एक स्टेट के लोगों के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है देयर पीस एंड लिबर्टी, शांति से रहना और आजाद होकर के रहना, लिबर्टी एंड पीस, राइट। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12, and we will see what the question number 12 will ask. Why did the idiot reply the way he did? Why did the idiot reply the way he did? अब एक इडियट, एक मूर्ख व्यक्ति गेट, किंगडम के गेट से जा रहा है अपने काम में, और उसको ये लोग पूछ रहा है, जो सीनेटर्स थे, जो मंत्री थे, जो दरबारी कॉर्टियर्स थे, जो किंग का सिलेक्शन करना है या फिर इलेक्शन करना है, तो वो लोग रास चलते किसी से पूछ रहा है, तो वो तो इडियट है, तो वो इडियट ने मेलन ही क्यों बोला, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं क्यों बोला उन्होंने, बिकॉज ही लाइक्ड मेलन्स, ठीक है। बाकी चीजें देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहे हैं, ही रोड हॉर्सेस, नहीं, ही बिकॉज ही न्यू हाउ टू यूज सॉर्ड, नहीं, सॉर्ड अगर उसको यूज करना है तो फिर मेलन क्यों बोलेगा, बिकॉज ही ग्रीव मेलन, ये भी सही हो सकता है, लेकिन हमारे चैप्टर में, ये जो चैप्टर है इस पोयम में, यहाँ पे लाइक वर्ड का ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए में जाएंगे। अगर ये लाइक वर्ड नहीं रहता तो हम ग्रीव मेलन्स में जाते, लेकिन ऑलरेडी इन द चैप्टर इट वाज मेंशन्ड ही लाइक्ड मेलन्स, दैट्स व्हाई ही रिप्लाइड मेलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या पूछा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, हु पास द सिटी गेट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी उस सिटी से, उस किंगडम के गेट से कौन पास कर रहा था। अभी जस्ट हम लोग ऊपर क्वेश्चन किए हैं, और क्वेश्चन में एक वर्ड है इडियट, ठीक है। तो अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं, एन ओल्ड वाइज मैन, क्या वो एकदम बुद्धिमान व्यक्ति, नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है। एन इडियट, ऑफ कोर्स दिस वन इज करेक्ट, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। अब बेगर, नहीं, वो बेगर नहीं था, वो भिखारी नहीं था, राइट। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, अ चाइल्ड, नहीं, वो चाइल्ड भी नहीं था, ठीक है। तो correct one is an idiot. Okay, let's see question number 14 of the lesson. Question number 14 क्या कह रहा है, finally who was tall enough to reach the news। आपको बताया मैंने समरी में, और आप पढ़े हुए चैप्टर को तो आपको पता होगा कि जो न्यूज बनाया जाता है, जो फांसी का फंदा बनाया जाता है, उसमें कौन फिट होता है अल्टीमेटली, उतना हाइट किसका होता है, तो वो किंग का ही होता है। तो वही पूछ रहा है कि फाइनली हु वाज टॉल इनफ टू रीच द न्यूज, उसको उस हाइट में बनाया जाता है, और बोला जाता है कि जो इसमें फिट हो जाएगा उसी को फांसी दी जाएगी। कैसा डिसीजन था ये, इट्स अ रिडिक्यूलस एंड ह्यूमरस डिसीजन, यू नो, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज द जॉनरा ऑफ मॉकरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 14 का देख लेते हैं हम लोग। ए में है द चीफ ऑफ द बिल्डर्स, द चीफ ऑफ द बिल्डर्स को फांसी दी गई थी, नो, दिस इज रॉन्ग। द आर्किटेक्ट, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग।
someone from the crowd, उस भीड़ में से कोई एक, no, this is also wrong. So correct one is the king, right? Ultimately the king was hanged. Okay, last question of this video and of this chapter also, 15 number. But before completing this 15 number question, once again I remind you, you need to watch this video twice and thrice and take practice regularly, okay, by your exam ends. Okay, this is very important chapter regarding your upcoming exam, especially JSE student, Jharkhand Academic Council student, right? You need to practice this. Okay, question number 15. What was the public demand the that the king sought to fulfill? पब्लिक का डिमांड क्या था, किंग से उन लोगों ने क्या डिमांड किया, और किंग ने उसको फुलफिल कैसे किया? तो पब्लिक क्या कह रहे थे, दे वांटेड नो वन टू बी हैंग्ड. पब्लिक क्या कह रही थी कि किसी को भी फांसी नहीं दिया जाए. नहीं नहीं, पब्लिक तो बिल्कुल एक्साइटेड थी और रिजिड थी कि किसी ना किसी को सजा देना है. दे वांटेड अ हैंगिंग, ये सही हो सकता है कि वो लोग हैंगिंग चाहते थे. दे वांटेड द आर्क टू बी डिमोलिश, नहीं, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उस बने हुए बिल्डिंग को, आर्क को डिमोलिश कर दिया. डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, ठीक है, गिरा देना उसको. तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे. बट दे वांटेड अ न्यू किंग, क्या वो एक नया किंग चाहते थे? यहाँ तो बात ही नहीं अभी नए किंग की, क्योंकि ऑलरेडी पुराना वाला किंग, यानी जो अभी किंग है, फुलिस किंग, वो तो जिंदा है, अभी वो मरा नहीं. मरने के बाद वो लोग किंग चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. तो करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, जस्ट बिकॉज ऑफ दे वांटेड हैंगिंग, दे वांटेड जस्टिस, राइट? Gathering crowd over there, they wanted and they screamed with justice. And justice उन लोगों के लिए क्या था? हैंगिंग, फांसी. और इसलिए उन लोगों ने न्यूज बनाया था, यानी न्यूज बनाया था, यानी फांसी का फंदा बनाया था. आई होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो. एंड इसी तरीके का और भी वीडियो आपको अगर चाहिए, यू नीड टू रिसीव such a video, then you like, share and subscribe this channel, and I will make a new video with new chapter. Till then, you need to watch my channel and visit my channel and share your classmates and friends. Thank you. Have a nice day.